यह कहानी है रामनगर गांव के एक टूटे हुए घर की, जहां नई बहू अंजलि अपनी बीमार सास की सेवा कर रही है। गरीबी और अपनों के दिए हुए धोखे के बीच भी इस घर में प्यार और सम्मान बाकी है। माँ जी, क्या आपने मुझे आवाज लगाई? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया है। तू जरा मुझे उठाकर बाहर ले चल। वहां मैं तेरी थोड़ी कुछ बैठे बैठे ही मदद कर दूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप आराम से लेटिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बहू, मुझे तेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तू भी क्या सोचती होगी, मैं अभागन तुझे शादी के बाद कोई सुख नहीं दे पाई। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ? उठ क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं बहू, बड़ी जोरों की ठंड लग रही है। रुको माँ, मैं कंबल लाती हूँ। आपको बुखार के कारण इतनी जोर की ठंड लग रही है? तू मेरा कितना ध्यान रखती है। मैंने आज बहू का कुछ सुख जाना है, वरना अपनी बड़ी बहू का तो कोई भी सुख नहीं जाना है। अच्छा माँ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटी? अरे माँ, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने पड़ोस में सरला ताई से बात की थी। उन्होंने कहा है कि मेरा अनाज साफ करवा देना, उसके बदले वो मुझे कुछ अनाज दे देंगी। तुम सरला के यहाँ काम करने जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? तुम भी क्या सोचती होगी कि मैं कहाँ आकर फंस गई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हर किसी को अपने भाग्य का ही मिलता है ना। कभी किसी को अपने भाग्य से कम मिलता है और ना ही ज्यादा। इसलिए मैं कभी इस बात का दुख नहीं मानती, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं अपने पति और आपकी परेशानियों को कैसे कम कर सकूं। अरे, तुम्हारे जैसी लक्ष्मी बहू तो कहीं लाखों में एक मिलती है। अच्छा माँ, मैं अभी चलती हूँ। अगर ये काम से आए तो इनको कह देना कि मैं पड़ोस में हूँ। दिन ढलने लगता है और कुछ समय बाद अंजलि का पति राहुल थका हारा घर लौटता है। अरे आ गए आप? थक गए होंगे। थोड़ा सा दूध रखा है, आधा कप चाय बना देती हूँ, जिससे थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। अरे उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, जिससे हम दोनों ही आधी आधी कप पी लेंगे। आपको मेरा बड़ा ही ख्याल रहता है। जब तक आप जाओ, माँ जी के पास बैठो, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा ख्याल इसीलिए रहता है क्योंकि आज के जमाने में पति की परिस्थितियों को इतना समझने वाली बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। अच्छा आप जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है अंजलि। लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। आपको थोड़ा आराम मिलेगा बुखार में। ये रही आपकी चाय। और तुम्हारी चाय कहाँ है? आपने पी ली? यानी मैंने पी ली, बस यही मानिए। अरे यह भी कोई बात हुई क्या भला? अरे मैं आज सरला ताई के घर जब अनाज साफ करने गई थी, तो उन्होंने मुझे एक बढ़िया सी चाय पिलाई थी। अच्छा आप ये बताइए कि आपको कोई काम मिला कि नहीं? हाँ बेटा, मैं भी आज पूरे दिन रामनगर के मंदिर में प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे राहुल बेटे को कोई अच्छा काम मिल जाए। अरे माँ, अब क्या बताऊँ मैं। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई अच्छा काम हाथ नहीं लग रहा है। वैसे अभी कुछ दिन काम चलाने लायक काम तो मिल गया है। फिर तो अच्छी बात है, कुछ दिन के लिए ही सही। हमारी परेशानी तो दूर होगी, और वैसे भी मैंने सरला ताई से बात कर ली है। उन्होंने मुझे और भी जगह अनाज साफ करने का काम दिलाने का वादा किया है। बहू, तू ऐसे जगह जगह काम करने जाती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक समय हुआ करता था जब मेरे घर में काम वाले हुआ करते थे, और आज मेरी बहू कहीं काम करने जा रही है। अपने बीते हुए सुखद दिनों और वर्तमान की मजबूरी को याद करके कावेरी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अरे माँ, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारा बेटा। तू तो है मेरे लाल, लेकिन उसको भी तो मैंने ही जन्म दिया है। फिर वो कैसे इतना निकम्मा निकल गया कि अपने पिताजी के जाने के बाद अपने भाई और माँ को भूलकर सब कुछ अकेले ही हड़प लिया। अरे माँ, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारा बेटा। माँ तुम रो मत, तुमको वैसे ही बुखार आ रहा है। अभी और तबीयत खराब हो जाएगी, तुम अब आराम से सो जाओ। मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। आपने कुछ खाया ही नहीं, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं राहुल, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। आओ चलो, हम दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर चांदनी रात में बैठकर आराम से बात करते हैं। ठीक है जी, मैं आती हूँ। अरे अंजलि, तुम भी ना मुझे कितना प्रेम करती हो, इस चांदनी रात जितना ही। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ अंजलि, पूछो ना। ऐसी भी क्या बात है जो तुमको इतना सोचकर पूछना पड़ रहा है? नहीं, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। माँ जी की कभी मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ।
और माँ जी भी क्या, वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहती हैं। तो भला और क्या बात है अंजलि? जी मैं बस यही जानना चाह रही थी कि क्या आपके कोई सगे भाई भी हैं क्या? क्योंकि माँ जी के मुंह से कई बार बातों में उनका जिक्र सुना है। हाँ अंजलि, मेरे एक बड़े भाई है। चलो आज मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हमारे पिताजी रामनगर के सबसे धनवान लोगों में से एक थे। फिर एक दिन महामारी के चलते हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ? फिर भाभी के कहने पर भैया ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और उनका कहना है कि पिताजी का सारा सब कुछ उन्हीं का है। जिस बड़ी सी कोठी में वो आज रहते हैं ना, वो भी पिताजी की ही बनवाई हुई है। अच्छा, वो एक बड़ी सी कोठी में रहते हैं और हम यहाँ। अंजलि, इस जगह जहाँ हमारी झोपड़ी है, इस जगह तो हमारे जानवर बंधा करते थे। लेकिन सब ऊपर वाले का कर्म है। आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। अगर हमारे भाग्य में भी कोठी में रहना लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। और ऊपर वाले का कर्म नहीं, कर्म तो हमारा ही होगा जो हम इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें आगे कुछ और ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तुम कितनी समझदार हो अंजलि। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा और सच जरूर एक दिन सबके सामने आएगा। अगली सुबह होती है। अंजलि रसोई में खाने की तैयारी कर रही है, लेकिन घर में राशन की कमी उसे सता रही है। अरे यार, आज तो बहुत ही थोड़ी सब्जियां हैं, इन सब से क्या ही बनेगा। चलो मैं आटा गूंद कर रोटियां बना लेती हूँ। हम लोग प्याज भूनकर नमक से खा लेंगे और फिर आज जाकर सरला ताई से भी बाकी घरों के लिए बात करती हूँ, जिससे मैं और अनाज घर ले सकूं। माँ जी लीजिए, खाना खाइए। बहू, मुझे तो जरा सी भी भूख नहीं है। अरे अगर आप ऐसे करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उठिए, खाना खाइए, फिर आपको दवा भी तो खानी है। बहू, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया मेरी बेटी। मेरी बड़ी बहू, जिसे मैं राजकुमारी की तरह रखा करती थी, उसने मुझे घर से निकालने से पहले एक भी बार नहीं सोचा। यह कहते कहते कावेरी देवी फिर से जोर जोर से रोने लगती हैं। अंजलि उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाकर दवाई देती है और फिर सरला ताई के घर अपना काम करने के लिए निकल जाती है। अंजलि के जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ बड़ी बहू विशाखा आ धमकती है। अरे आज तो इनकी झोपड़ी के बाहर बड़ी ही साफ सफाई दिख रही है। इसका मतलब यह सही बात है कि राहुल कहीं से शादी कर लाया है, क्योंकि उस बुढ़िया से तो साफ सफाई होने से ना रही। वो चारपाई पर लेटे खांसती रहती है। चल देखती हूँ जाकर कैसी है राहुल की पत्नी। विशाखा नाक भौं सिकोड़ते हुए उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर कदम रखती है। आहट सुनकर कावेरी देवी आंख खोलकर देखती हैं। कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहू। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या और चाहिए तुम्हें? हमारा सब कुछ तो तुमने पहले से ही ले लिया है। हाँ, सब ले लिया है और अब ये झोपड़ी भी लेने आई हूँ। ये भी हमारी ही है। 4 दिन में इसे भी खाली कर देना, समझी बुढ़िया? इतना कहकर विशाखा पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अपने आलीशान घर पहुंचकर वह अपने पति सुमित से अपनी चालबाजी का जिक्र करती है। सुनो जी, मैं आज तुम्हारी माँ से कह आई हूँ कि कल तक वो झोपड़ी खाली कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को लेकर जाऊंगी और अपने वकील से भी बात करके आई हूँ, जिसने हमारी पहले भी मदद की है। क्या तुम पगला गई हो? अरे अब तो उन लोगों को चैन से जीने दो। विशाखा, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो फूटी टूटी झोपड़ी पर भी अब तुम्हारी आंखें अटक गई हैं। कुछ तो शर्म करो। अरे वह झोपड़ी कितनी बड़ी है, उसके आगे पीछे की जगह देखो। आज जब मैं वहां से गुजरी तो वहां की साफ सफाई देखकर मेरा तो जी उस जगह पर आ गया था। और खुद की इतनी बड़ी कोठी तुमको रास नहीं आ रही क्या? पिताजी के जाने के बाद मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए था। मैं अपनी माँ का बड़ा बेटा और राहुल का बड़ा भाई था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सब हड़प लिया। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा भाईचारे का दिखावा ना करो और कल ही जाकर देखो उन्होंने वो झोपड़ी खाली की या नहीं। अरे झोपड़ी के पीछे वाला भैंसों का तबेला हमने पहले ही उनसे हड़प लिया। मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे बस वो झोपड़ी वाली जमीन चाहिए। मैंने सोच लिया है, मैं उस जमीन पर बढ़िया डेयरी खोलूंगी
और खूब सारा पैसा कमाऊंगी। वैसे भी पीछे की जमीन तो पहले से ही हमारी है। उधर अंजलि पड़ोसियों के यहाँ से अनाज साफ करके थकी हारी घर लौटती है तो देखती है कि उसकी सास बेहद परेशान और हताश बैठी है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको किसी बात की चिंता सता रही है। अंजलि के सवाल सुनते ही कावेरी देवी के सब्र का बांध टूट जाता है। वह जोर जोर से रोते हुए पूरी बात अंजलि को बताती है। आज तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जेठानी यहाँ आई थी और कहकर गई है कि कल ये झोपड़ी खाली चाहिए उसे। क्या अब उनको यह भी चाहिए? हाँ बेटा, अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? बस यही चिंता मुझे सताए जा रहे हैं। तो माँ जी, हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है ऐसे जिस पर ऐसे लिखा हो कि यह जमीन पिताजी ने दोनों भाइयों में आधी आधी बांटी है। ना बहू, एक संदूक था जिसमें तुम्हारे ससुर जी सारे कागज रखते थे, लेकिन उनके गुजरते ही पता नहीं वो सारे कागज और संदूक कहाँ चला गया। अच्छा माँ जी, आप घबराओ मत, अभी ये काम से आते ही होंगे। हम लोग बैठकर कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। फिर आपको दवा भी तो खानी है। अंजलि हिम्मत नहीं हारती। वह अपनी सास और पति के लिए खाना बनाती है। तभी राहुल काम से वापस लौटता है, पर आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। अंजलि, अंजलि, माँ, माँ। क्या हुआ जी? आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हैं। कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मुझे बढ़िया काम मिल गया है और ठेकेदार ने कहा है कि काम पूरे 6 महीने तक चलेगा। इसलिए अब हमें 6 महीने तक के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ईश्वर हमारी परेशानियां कम ही नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ करके हमें परेशानियों के आगे डाल ही रहा है। क्या हुआ अंजलि, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी भाभी आई थी और धमकी देकर गई है कि कल ही ये झोपड़ी खाली कर दो। क्या? अब ये झोपड़ी भी उन्हीं को चाहिए? ऐसे कैसे चलेगा? हम कल ही पुलिस के पास चलेंगे और अपनी परेशानी बताएंगे। राहुल, पुलिस भी उसी की होती है जिसकी जेब भारी होती है। भैया ने पहले भी पुलिस और वकील को पैसे देकर ऐसे ही सारी जमीन हड़प ली थी। पीछे जहां आज उनकी भैंसें बंधी हुई हैं, वो तबेला भी पहले हमारा ही था, जिसमें हम खेती करके कुछ सब्जियां उगा लेते थे। लेकिन जब भाभी ने देखा कि हम उससे कमाई कर रहे हैं तो वो भी ले लिया। कोई बात नहीं, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर कल सुबह आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ अंजलि, कल बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ठेकेदार बहुत नाराज होगा। अगली सुबह सुबह अंजलि के घर पर एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। विशाखा का भेजा हुआ वकील दरवाजे पर आकर धमकियां देने लगता है। क्यों? अभी तक तुम लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू नहीं किया? अरे निकलो यहां से जल्दी, नहीं तो कल ही पुलिस को लेकर आ जाऊंगा। जी, अभी मेरे पति काम पर गए हुए हैं, कल ही हम यह झोपड़ी खाली कर देंगे। किसी तरह चिंता में वह दिन बीतता है। रात का अंधेरा छाते ही अंजलि को झोपड़ी के पीछे वाले तबेले से भैंसों के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। अरे इतनी रात गई, ये भैंस क्यों रो रही हैं? कहीं इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? और इस तबेले में काम करने वाला नौकर भी जाने कहाँ चला गया है। चलो मैं जाकर सो जाती हूँ, मुझे क्या। अंजलि सोने की कोशिश करती है, लेकिन तबेले से फिर से बड़ी जोर जोर की आवाज आती है। पता नहीं क्या बात है, कहीं उसे किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया। चलो चलकर देखती हूँ आखिर बात क्या है। अंजलि हाथ में लालटेन लिए तबेले की ओर बढ़ती है। वहां जाकर वह हैरान रह जाती है। एक भैंस ने मिट्टी खोदकर एक गड्ढा सा बना रखा था। वह भैंस अंजलि के पास आती है और उसकी साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर उसे उसी गड्ढे के पास ले जाती है। अरे यहाँ तो कोई बक्सा जैसा है, ये तो बहुत बड़ा बक्सा है। लेकिन ये भैंस क्यों रो रही थी? और अब यह मुझे देखते ही एकदम चुप हो गई। अंजलि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी बक्से को उस गड्ढे में से बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकालती है। अरे ये तो बड़ा ही भारी है, और ये इस गड्ढे में क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे जानबूझकर इस गड्ढे में दबा दिया हो। अंजलि बड़ी ही मुश्किल से उस भारी संदूक को अपनी झोपड़ी में ले आती है।
हैरानी की बात यह थी कि संदूक बाहर निकलते ही भैंस ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे मेरे ईश्वर ने उस भैंस के स्वरूप में मुझे वहां बुलाया था। अब देखो, वो भैंस भी बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन अभी तो बड़ा ही अंधेरा है। मैं सुबह होते ही संदूक को खोलकर देखूंगी कि आखिर इसमें है क्या। रात बीत जाती है। सुबह होते ही राहुल और कावेरी देवी की नींद खुलती है और उनकी नज़र उस बड़े से संदूक पर पड़ती है। अरे, ये संदूक कहाँ से आया? अरे बहू, यह संदूक तो वही है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। ये तुमको कहाँ से मिला? क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? क्या यह वही संदूक है? हाँ, इसे खोलो तो सही। देखो, इसमें आखिर है क्या? अंजलि बिना देर किए संदूक खोलती है। अंदर रखे पुराने कागज़ों को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हाँ बेटा, यह वही कागज हैं जो तेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर जायदाद की हिस्सेदारी लिखी थी। क्या माँ, सच में ये वही कागज है क्या? लेकिन अंजलि, तुमको ये संदूक कहाँ से मिला? मुझे यह संदूक पीछे तबेले से मिला। जब कल रात एक भैंस बड़े ही जोर जोर से रो रही थी तो मुझे लगा कि कहीं वो किसी तकलीफ में ना हो, तो मैं उसे देखने गई और फिर मुझे यह संदूक वहां दिखाई दिया और मैं इसे उठा लाई। अब हमें पुलिस के पास चलना चाहिए सीधे। नहीं, अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि पुलिस हमें क्या कहती है। दिन चढ़ते ही विशाखा अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर, वकील और अपने पति सुमित के साथ अंजलि की झोपड़ी पर पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों ने इनका घर खाली क्यों नहीं किया अभी तक? क्या इनके पास कोई सबूत है कि ये घर इनका ही है? अच्छा तो तू है वो नागिन, और इसकी जुबान तो देखो कितनी लंबी है। अरे सबूत की क्या जरूरत है जब ससुर जी ने जाते जाते अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे के नाम किया था। अच्छा, तो छोटे बेटे को क्यों ना नहीं कुछ दिया? अरे छोटा बेटा तो नकारा था, वह जब कुछ करता ही नहीं था तो उसे क्या ही देते फिर। भाभी, आप कैसी बातें करती है? क्या आपको नहीं पता कि पिताजी के गुजरते समय मेरी उम्र ही कितनी थी? बहू तो पराये घर से आई है, लेकिन तू तो अपना खुद का खून है। तेरा क्या मुंह में दही जम गया है सुमित? माँ, ये झोपड़ी वाली जमीन भी पिताजी हमको ही दे गए थे। भैया, कम से कम आपको तो माँ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अब हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। क्या मतलब? कोर्ट में क्यों मिलेंगे? यह तो आप लोगों को जज साहब ही बताएंगे। अंजलि के आत्मविश्वास और कोर्ट जाने की बात सुनकर भ्रष्ट इंस्पेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वह डर जाता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम बेटी? ऐसा कुछ भी मत करना। मेरी नौकरी का आखिरी साल बचा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरी जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, फिर वो चाहे मेरी इज्जत हो या फिर मेरा फंड। तो फिर यह आपको गलत का साथ देने से पहले पूछना चाहिए था। मैंने इनको कई बार पूछा भी था, लेकिन इन्होंने कहा कि यही सच है जो यह कह रहे हैं, और ऊपर से यह वकील साहब भी मेरे ऊपर काफी दबाव बना रहे थे। तो आप अभी के अभी मेरे सामने खड़े भाई और भाभी से पूछिए, क्या ये जेल जाना पसंद करेंगे या फिर ये स्वीकार करेंगे कि पिताजी ने हमको बराबर का हिस्सा दिया था? नहीं नहीं, हमें जेल नहीं जाना है। तुम लोग अपना हिस्सा ले लो और हमें अपने हिस्से में हम खुश हैं। नहीं नहीं भाभी, अब तो हिस्सा बराबरी का होगा। जिस कोठी में आप रह रही हैं उसमें भी, और जो सारे खेत आपने हमसे हड़पे हैं उसमें भी। हाँ हाँ, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी हमें आधा आधा हिस्सा देकर गए थे? तभी कावेरी देवी झोपड़ी के अंदर से वह पुराना संदूक लेकर बाहर आती है। उस संदूक को देखते ही सुमित और विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे बुरी तरह चौंक जाते हैं। अरे ये संदूक आपको कहाँ से मिला? ये मेरी छोटी बहू की ईश्वर के प्रति श्रद्धा और दिन रात की मेहनत का परिणाम है, जो किसी के साथ गलत नहीं करते। ईश्वर भी उनके साथ कभी गलत नहीं करता। ये उसी के विश्वास का परिणाम है। क्यों सुमित और विशाखा, तुम पहचानते हो इस संदूक को? हाँ, मैंने ही यह संदूक पीछे तबेले में छुपाया था। अच्छा, तो तुम दोनों को अब मैं सजा दिलवाऊंगा और इस वकील को भी। नहीं नहीं, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। हमारे लिए वही बड़ी बात है।
बस अब हमें हमारा हिस्सा चाहिए। बुराई पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है और अंजलि के अटूट विश्वास ने यह साबित कर दिया। तो दोस्तों, रामनगर गांव की कहानी यहीं ख़त्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।